आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनीति की शुरुआत पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान से करते हैं। पश्चिम बंगाल की 18वीं विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू होने में 14 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन बंगाल में अभी भी टीएमसी और बीजेपी में घमासान जारी है। दोनों पार्टियां चुनाव के बाद भी एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। स्ट्रांग रूम से लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता टीएमसी के टारगेट पर हैं और हालातों को देखकर लगता है आज की रात बंगाल के लिए बहुत लंबी होने वाली है। नतीजे के 14 घंटे बाकी, बंगाल में बवाल जारी। काउंटिंग से पहले घमासान, टीएमसी बीजेपी में खींचतान। बंगाल की राजनीति का खोखला आधार है हिंसा और बवाल, लेकिन सियासत के शिखर पर पहुंचने के लिए कोई भी राजनीतिक दल बवाल और हिंसा का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। और बंगाल में चुनाव के ऐलान के साथ शुरू हुआ बवाल काउंटिंग के चंद घंटे पहले तक जारी है। तस्वीरें कोलकाता के विधान नगर की हैं, जहां बीती रात टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। जानकारी के मुताबिक विधान नगर के स्ट्रांग रूम के बाहर बवाल रात 11:30 बजे शुरू हुआ। दोनों पार्टी स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी ऑफिस में झंडा लगाने के विवाद पर भिड़ गए। दरअसल बीजेपी कैंप ऑफिस में टीएमसी का झंडा लगा दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर टीएमसी के झंडे हटवाए और रात 1:30 बजे तक पूरा हंगामा शांत हो पाया। विधान नगर में हालात इस कदर बिगड़े हैं कि हंगामे और बवाल को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस कॉलेज के ठीक सामने आपको इधर बीजेपी का झंडा दिखेगा, बीजेपी के कैंप्स दिखेंगे। पूरे रास्ते में आपको सुरक्षा बल आपको तैनात दिखेंगे, सेंट्रल फोर्सेज हैं, बंगाल पुलिस लगातार मुस्तैद दिख रही है। और यहाँ पर ये जो बीजेपी के झंडे आप देख रहे हैं, इधर ठीक राइट साइड में कैंप आपको टीएमसी का दिख रहा है। स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए अंदर तो जो एजेंट्स हैं वो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रखा गया है। और यहीं पर आधी रात को रात 11:50 पर दोनों दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दिन होते होते विधान नगर स्ट्रांग रूम के बाहर और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता रात से दिन तक वहीं डटे हुए हैं। उधर से फ्लैग लेके आ गए, इधर हमारा ये टेंट पे। तो ये जगह तो आपको असाइन की गई ना? साइन किया है। तो यहाँ झंडे क्यों लगा रहे थे? इधर कब्जा करने वाले थे, उनका इरादा था ये भी कब्जा करेंगे। नहीं, वो हम लोग नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं सर, वो लोग तो झूठ बोल रहा है, सभी तो झूठ बोल रहा है। वो लोग हार गया, इसलिए सब झूठ बोल रहा है। सिर्फ कोलकाता में ही बवाल नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल का 24 परगना इलाका भी काउंटिंग से पहले टीएमसी की गुंडागर्दी का गवाह बना। उत्तर और दक्षिण 24 परगना के दोनों जगहों पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हिंसा के निशाने पर आए। उत्तर 24 परगना के नवापाड़ा में शनिवार देर रात बीजेपी नेता कुंदन सिंह के घर पर फायरिंग से सनसनी फैल गई। स्कूटी से आए बदमाशों ने कुंदन सिंह के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कुंदन सिंह बीजेपी के नेता के साथ साथ इलेक्शन एजेंट भी हैं, इसलिए पार्टी आरोप लगा रही है कि तृणमूल के गुंडों ने काउंटिंग से पहले डराने के लिए इस तरह फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में भी बीजेपी सपोर्टर्स को निशाना बनाकर उनके घर पर हमला किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमले और तोड़फोड़ के साथ मारपीट का भी आरोप है। यहां भी बीजेपी ने तृणमूल पर डरकर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। इससे पहले शुक्रवार को भी स्ट्रांग रूम को लेकर बड़ा विवाद सामने आया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति स्ट्रांग रूम खोला गया और इसे कई बार खोला जा चुका था। पार्टी नेताओं ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद 6 अधिकारियों के निलंबन की बात सामने आई थी। यानी वोटिंग खत्म होने के बाद भी बंगाल की सियासत में उबाल कम नहीं हुआ है। अब नजरें काउंटिंग डे पर हैं, जहां ये तनाव और आरोप प्रत्यारोप क्या रंग दिखाते हैं, ये देखना बेहद अहम और दिलचस्प होगा। कोलकाता से आयुष सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान जारी है, तो वहीं नतीजों से पहले उम्मीदवारों का टेंपल रन भी जारी है। अपनी जीत की उम्मीद लेकर प्रत्याशी मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं। दूसरी तरफ 4 मई को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। हर काउंटिंग सेंटर पर 3 टियर सिक्योरिटी लागू कर दी गई है और हर स्ट्रांग रूम में आधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा के जवान मुस्तैद हैं। इस वक्त जी मीडिया की टीम सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर मौजूद है और इस 200 मीटर की दूरी को पार करना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 लेयर की सिक्योरिटी है।
महज चंद घंटों के बाद ये साफ हो जाएगा कि बंगाल में किसके सिर ताज सजेगा और किस पर बंगाल की जनता ने भरोसा किया है। लेकिन उससे पहले बंगाल चुनाव में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों का टेंपल रन भी शुरू हो गया है। बंगाल में नतीजों से पहले सियासत में आस्था का शंखनाद सुनाई दे रहा है। काउंटिंग से ठीक पहले जीत के दावेदार अब भगवान के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। राजाहाट न्यू टाउन से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष कनोडिया राम मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं जलपाईगुड़ी में मेखलीगंज सीट से उम्मीदवार दधिराम रॉय ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, तो बीजेपी प्रत्याशी अनंत देव अधिकारी ने काली मंदिर में माथा टेका। दोनों नेताओं ने जनता की खुशहाली और अपनी जीत की कामना की। कोलकाता की श्यामपुकुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती भी महादेव के दरबार पहुंची, जहां उन्होंने साफ कहा कि जनता का आशीर्वाद मिल चुका है, अब भगवान का भी साथ मिलेगा और 4 मई को धर्म की जीत तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ये निश्चित है, और आने वाले दिन में बंगाल में सनातन स्थापना हो। भ्रष्टाचारी सरकार का काली अंतिम दिन है, उसका चला जाएगा और नया वाला सरकार आएगा। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सनातनी मुख्यमंत्री बंगाल में बैठेगा। बांग्ला को बचाना है, माँ बहनों को सम्मान रक्षा करना है, उसका विकास करना है। मोदी जी का जो उन्नयन है उस उन्नयन में बांग्ला को जुड़वाना है। जनता ने अपना खेला निर्वाचन में कर दिया है, चुनाव में कर दिया है। परिवर्तन हो के रहेगा, हो रहा है। 4 तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल खिलने जा रहा है। बीजेपी सरकार आने जा रही है। बंगाल के जनता का सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन काउंटिंग के दौरान किसी भी तरह की हिंसा ना हो, बंगाल में रक्त चरित्र रिपीट ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली। पश्चिम बंगाल के हर काउंटिंग सेंटर को 3 टियर सुरक्षा कवच में बांट दिया गया। हर स्तर पर सख्त निगरानी है। पहला घेरा बाहरी सुरक्षा कवच का है, जहां काउंटिंग सेंटर से करीब 100 मीटर तक सुरक्षा घेरा फैला हुआ है। दूसरा घेरा पहचान की जांच का है। दूसरे स्तर पर CAPF यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात हैं, जहां दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना किसी को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तीसरा घेरा सबसे सख्त सुरक्षा का है, सबसे संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन। यहाँ एंट्री सिर्फ उन्हीं की होगी जिनके पास QR कोड आधारित फोटो ID कार्ड है। 200 मीटर की दूरी को हम पार करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर इस वक्त धारा 163 लागू है, यानी कि 5 लोगों से ज्यादा यहां पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं न केवल CAPF की तैनाती है, CAPF के पास यहां पर आप देख पाएंगे कि बहुत ही एडवांस वर्जन AK-47 है। राइफल के अलावा कोई भी अगर यहाँ पर इस तरह की घटना होती है जिससे निपटना पड़े, उनके पास पूरे इंतजामात हैं। साथ ही साथ जो राज्य पुलिस है उसकी मौजूदगी है, कोलकाता पुलिस की मौजूदगी है, बंगाल पुलिस के यहाँ पर बहुत सारे जवान तैनात हैं। भवानीपुर में स्ट्रांग रूम की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 200 मीटर के दायरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यहाँ भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि काउंटिंग से पहले स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे। कोलकाता से हार्दिक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि AC में ब्लास्ट होने के बाद आग ने तेजी के साथ दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद इमारत में डिजिटल लॉक होने की वजह से सभी दरवाजे लॉक हो गए, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। इस भयावह हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए दिल्ली में एयर कंडीशन बन गया बम। एक धमाका और 9 जिंदगियां खत्म। तस्वीरें 2 हैं, सूबे अलग अलग हैं, लेकिन घटना और वजह एक है। गाजियाबाद में 29 अप्रैल की सुबह गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी की 15 मंजिल अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई थी। शुरुआती जांच में आग की वजह AC ब्लास्ट को माना गया और ठीक 4 दिन बाद एक बार फिर AC बम ने कोहराम मचाया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 4 मंजिला मकान में AC ब्लास्ट के बाद आग लगी और इस बार इसकी जद में आकर 9 जिंदगियां खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक इमारत में लगे AC में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक एक कर दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग आग के गोले में तब्दील हो गई। चारों तरफ सिर्फ धुआं, लपटें और मदद की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। नहीं, मेरी साली की पोती है। पोती आपकी? 3:55 पे हमारे पे टेलीफोन आया।
तो डिजिटल लॉक थे, वो लॉक है ना खुल नहीं पाए। अच्छा, डिजिटल लॉक था अंदर। ये देखिए, इंदौर में भी इस तरह की घटना हुई थी। एक ईवी चार्जिंग मशीन में आग लगी थी, वो फटा और डिजिटल लॉक, कमरा बंद हो गया और बाहर नहीं निकल पाए। आग लगी। आपका नाम क्या है? अनिल जैन जी हैं। इनके रिश्तेदार यहाँ पर, एक बच्चा छोटा, 2 और उनके जो उस बच्चे के मदर फादर थे। डिजिटल लॉक हो गया, आग लगते ही कमरा बंद हो गया, यही कह रहे हैं अनिल जी। सेकंड फ्लोर से 2 बच्चों को कुदाया भी गया। 2 लड़कियां थी मेरे साले साहब की, तो उन्होंने अपने दोनों लड़कियों को नीचे कुदाया भी, तो वो दोनों सेफ है। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आ गया। करीब 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर कर्मी जान जोखिम में डालकर इमारत के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं बचाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ आग बुझाने का काम भी तेजी से किया गया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसे काबू में लाने में काफी वक्त लग गया। ये अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास एक फायर की कॉल आई थी, जिसमें कि इमीडिएटली फायर टेंडर और लोकल पुलिस जो है मौके पर रश किया और आग पर काबू पाया। इसको काबू पाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सड़क पर भीड़ जमा हो गई। आसमान में उठता काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। हर तरफ बस एक ही सवाल था कि आखिर इतनी भयानक आग लगी कैसे। इस 4 मंजिला बिल्डिंग के हर फ्लोर पर 2 4 BHK फ्लैट है। आग बिल्डिंग के पिछले हिस्से में लगी थी और वहीं सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 6 फ्लैट्स का सामान जल गया। खिड़कियों और बालकनियों के ग्रिल और लोहे की रॉड लगी थी, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आई। फिर भी करीब 15 लोगों को बचाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इस घर में डिजिटल लॉक लगा था और आग लगने के बाद मेन दरवाजा खुल नहीं पाया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगते ही कुछ मिनटों में पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जिससे किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखिए, घटना बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि मैं बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती हूँ। उसकी आग मेरे घर में भी आई। मेरे घर का भी एक कमरा जला है, तो मैं समझ सकती हूँ जो सिचुएशन यहाँ पे हुई थी। 3:30 बजे से ये सिचुएशन चल रही है। हम 3:45 बजे से आग बुझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड बुलाना, सब कुछ जो एक अच्छे नागरिक होने के नाते जो हम कर सकते हैं लोगों को बचाने की, हम सब ने कोशिश कर। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर इमारतों में सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई जिंदगियों का इस तरह खत्म हो जाना पूरे इलाके और राजधानी के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और जांच जारी है कि आखिर एसी ब्लास्ट कैसे हुआ और इतनी बड़ी त्रासदी कैसे बन गई। दिल्ली से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 16 घंटे मौत से जंग और आखिरकार जिंदगी की जीत। सिद्धार्थनगर में जर्जर टंकी पर फंसे 2 मासूमों को वायुसेना ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन सवाल यह है कि 26 साल से बंद पड़ी इस टंकी की जिम्मेदारी किसकी थी और आखिर कब तक ऐसी लापरवाही मासूमों की जान पर भारी पड़ती रहेगी। और सवाल यह भी है कि आखिर रील की सनक में कब तक यूं ही जिंदगी को दांव पर लगाते रहेंगे। सोलह घंटे 960 मिनट 57,600 सेकेंड। हर गुजरता पल सांसें रोक रहा था। 60 फीट ऊंची पानी की टंकी और उस पर जिंदगी की जंग लड़ते 2 मासूम। ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर के काशीराम आवास कॉलोनी की, जहां एक जर्जर पानी की टंकी पर 2 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। लेकिन इस बीच वायुसेना देवदूत बनकर सामने आई और 16 घंटे के बाद दोनों ही बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। सुबह 5:20 आसमान से उम्मीद उतरी। सेना का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा। सिर्फ 15 मिनट का ऑपरेशन और दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सेना के जवान बच्चों को हेलीकॉप्टर से गोरखपुर ले गए, जहां एयरफोर्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एयरफोर्स ऑफिशियल से हम लोग लगातार संपर्क में थे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, जिनकी कोऑर्डिनेशन से ये संभव हो पाया है। और हम लोगों ने सुबह लगभग 5:30 बजे एयरफोर्स
की हेलीकॉप्टर से हम लोगों ने 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है और बच्चे सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। दरअसल शनिवार दोपहर 5 बच्चे रील बनाने के लिए टंकी पर चढ़े, लेकिन उतरते वक्त जर्जर सीढ़ी टूट गई। हादसा इतना भयावह था कि 3 बच्चे नीचे गिर गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 बच्चे टंकी पर ही फंस गए। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ दलदल और ऊपर डर का साया। सूचना मिलते ही पूरा प्रशासन हरकत में आया। डीएम, एसएसपी से लेकर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर डट गई। बच्चों तक रस्सी के सहारे खाना पानी पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें नीचे लाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया। पहले हाइड्रोलिक क्रेन मंगाई गई, लेकिन दलदल ने रास्ता रोक दिया। फिर 150 मीटर लंबी सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। रात भर जेसीबी और पोकलेन चलती रही। 120 मीटर सड़क भी बन गई, लेकिन रात 3 बजे मौसम ने इम्तिहान ले लिया। तेज बारिश ने काम रोक दिया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया और वायुसेना से मदद मांगी। 26 साल से बंद पड़ी ये जर्जर टंकी और कोई चेतावनी बोर्ड नहीं। यह हादसा कई सवाल भी छोड़ गया। 16 घंटे तक चली इस जंग में आखिरकार जिंदगी जीत गई। योगी सरकार का प्रशासन, स्थानीय पुलिस और वायुसेना का तालमेल ऐसा रहा कि मुश्किल हालात में भी 2 मासूमों को नई जिंदगी मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में अपराधियों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। कानून से खिलवाड़ किया तो अंजाम तय है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी कासिम को पुलिस ने महज 12 घंटे में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यानी यूपी में बेटियों के दुश्मनों का योगी फोर्स फटाफट इलाज कर रही है। योगी राज, अपराधियों का शर्तिया इलाज। बेटी पर बुरी नजर डाली, यमराज से मिलने की गारंटी। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। योगी के प्रदेश में अपराध का सीधा मतलब है टिकट को यमराज। जो बात मान लेता है वो बच जाता है, और जो अपराध करता है उसका हिसाब योगी फोर्स कर देती है। ऐसा ही हिसाब इस अपराधी का भी किया गया। नाम कासिम, अपराध छात्रा से दुष्कर्म, अंजाम 12 घंटे में बना लंगड़ा। यह कासिम है जिसने आगरा के फतेहपुर सीकरी में रेप की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इसे यह नहीं पता था कि यूपी में योगी की सरकार है जो अपराध करने वालों को छोड़ती नहीं है, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। पुलिस ने आरोपी कासिम उर्फ मिर्ची को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी कासिम को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने गोलीबारी कर आरोपी को धर दबोचा। मुठभेड़ में आरोपी कासिम घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वारदात में शामिल दूसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस को थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात युवक द्वारा युवती के साथ रेप किया गया है। उक्त प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई टीमों का गठन किया है। उक्त अभियुक्त को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। वे आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आरोप है कि एक दिन पहले कासिम ने रेप की घटना को अंजाम दिया था, वो भी आगरा के पर्यटन स्थल फतेहपुर सीकरी में, जहां बीए की छात्रा स्मारक घूमने पहुंची थी। आरोप है कि कासिम और उसके साथी ने वॉशरूम में छात्रा का वीडियो बनाया। यही नहीं, छात्रा के विरोध करने पर उसे धमकाया। इसके बाद आरोप है कि कासिम ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जबकि उसका साथी खड़ा होकर निगरानी करता रहा। आपको बता दें कि आरोपी कासिम ने फतेहपुर सीकरी स्मारक के अंदर छात्रा के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद छात्रा की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और इस मुकदमे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। घटना से सदमे में आई पीड़िता सीधे थाना फतेहपुर सीकरी पहुंची और पूरी वारदात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। गाइड, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। महज 12 घंटे के अंदर आरोपी को धर दबोचा गया। सीएम योगी का संदेश स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो भी शरारती तत्व या अपराधी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या घिनौनी हरकत करने की हिम्मत करेगा,
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घाटी में आतंक के बाद अमदारपुर नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। एक एक कर नशे के सौदागरों पर जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन ले रही है। अब तक 70 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सैकड़ों एफआईआर और करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। और मिशन एक ही है, हर हाल में घाटी से नशे के नेटवर्क को खत्म करना। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों की खैर नहीं। घाटी में नार्को टेररिज्म पर सर्जिकल स्ट्राइक। 11 अप्रैल को घाटी में नार्को टेररिज्म के खिलाफ जो अभियान छेड़ा गया उसका असर अब दिखने लगा है। अब तक घाटी में 70 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 350 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। कई संपत्तियों को जब्त किया गया है और इन सौदागरों के कई ठिकानों पर बुलडोजर भी चल चुका है। यानी घाटी में नार्को टेररिज्म पर जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई उसके तहत पहले नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। कठुआ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी कर 3 नशा तस्करों को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ श्रीनगर में नशा मुक्ति अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला गया। ड्रग्स के खिलाफ पदयात्रा नाम के इस मार्च को उपराज्यपाल ने शहर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के फुटबॉल ग्राउंड से शहर के लाल चौक के घंटाघर तक लीड किया। तो वहीं जम्मू के बेली चौराना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग पैडलर के घर को सीज किया। ये कार्रवाई उस समय की गई जब एक ड्रग्स तस्करी के मामले की जांच के दौरान संपत्ति का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक पहले एक आरोपी को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बाग हुसैन का नाम सामने आया। तलाशी के दौरान उसके घर से करीब 260 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मकान ड्रग्स की अवैध कमाई से बनाया गया था, जिसके बाद इस संपत्ति को सीज कर दिया गया। जम्मू के बेलीचराना इलाके में इस समय मौजूद हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। जहां पर आपको बता दें कि एक 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, जिसको देखते हुए अब जम्मू के बेलीचराना इलाके में एक ड्रग पेडलर की जो प्रॉपर्टी है उसे यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये 15 मरले की जो प्रॉपर्टी है वो बाग हुसैन के नाम पर, उसे यहाँ पर जब्त किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुलगाम पुलिस द्वारा ये एक्शन जो है वो लिया गया है, जहाँ से कुछ ड्रग्स जो है वो बरामद हुई थी, जिसके बाद जम्मू के बेलीचराना इलाके में भी ये रेड जो है वो की गई, जिसके बाद इस इलाके में इस तरह की जानकारी मिली कि ये प्रॉपर्टी जो है वो भी ड्रग्स के पैसे जो है बनाई गई। दरअसल ये सिर्फ नशे का कारोबार नहीं बल्कि 5000 करोड़ का नार्को टेरर नेटवर्क है, जो युवाओं को जाल में फंसाकर आतंक को फंडिंग करता है। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक ये पाकिस्तान प्रायोजित साजिश का हिस्सा है। ड्रोन के जरिए सीमा पार से हेरोइन की खेप गिराई जा रही है। एक खेप की कीमत 10 से 40 करोड़ तक होती है। फिर लोकल नेटवर्क के जरिए पूरी घाटी में सप्लाई की जाती है। जम्मू और श्रीनगर अब ड्रग्स तस्करी के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं। लेकिन अब घाटी में नार्को टेररिज्म को खत्म करने के लिए मुहिम चल रही है। आतंक के बाद अब नार्को नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। साफ है, जम्मू कश्मीर में अब नशे के कारोबार के लिए कोई जगह नहीं है। जम्मू से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बाराबंकी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस 14 सेकंड के वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक मदरसे में मौजूद न रहने वाले शिक्षकों की भी हाजिरी लगाई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे तकनीकी टेस्टिंग का हिस्सा बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मैलारेगंज में मौजूद मदरसा इस्लामिया स्कूल का यह वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में 2 कर्मचारी एक बायोमेट्रिक मशीन पर प्लास्टिक कार्ड स्कैन करते नजर आ रहे हैं। यानी मदरसा में हाजिरी का अनोखा खेल खेला जा रहा है। जहां अंगूठे की जगह प्लास्टिक कार्ड से अटेंडेंस लग रही है। इस घटना ने सरकारी मदद वाले मदरसों में हाजिरी की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि मदरसे में शिक्षक गैर हाजिर रहते हैं जबकि उनकी अटेंडेंस पूरी रहती है, क्योंकि आरोप है कि स्कूल नहीं आने पर भी उनकी बायोमेट्रिक मशीन पर प्लास्टिक कार्ड स्कैन हाजिरी लग जाती है। हालांकि मदरसा प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह वीडियो नियमित उपस्थिति दर्ज करने का नहीं बल्कि सिस्टम की तकनीकी जांच और टेस्टिंग के दौरान का है। यही नहीं, मदरसा प्रशासन ने दावा किया है कि मशीन में पहले तकनीकी खराबी आ रही थी, जिसे ठीक करने के लिए लखनऊ से इंजीनियर को बुलाया गया था। मशीन में कुछ गड़बड़ी थी तो इंजीनियर साहब लखनऊ से आए हुए थे, तो उसकी टेस्टिंग चल रही थी। वो कार्ड चेक किए जा रहे थे कि डाटा वो सही दे रहे कि नहीं दे रहे। बाकी छुट्टी हो गई थी, टीचर लोग चले गए थे अपना थैंक्स और फेस लगा के। फर्जी अटेंडेंस नहीं होती है, वो खुद आके लगाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने बाराबंकी मामले का संज्ञान लिया है
इससे पहले अदालत के निर्देशों में भी इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए मदरसों में ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन सिस्टम की सिफारिश की गई थी। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इन रिकॉर्ड की जांच के बाद ही सैलरी जारी करते हैं। अगर फर्जी हाजिरी की बात साबित होती है तो इसका मतलब ये होगा कि हेरफेर वाले रिकॉर्ड के आधार पर सैलरी दी गई। इसने मामले को और गंभीर बना दिया है। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के कुछ मदरसों में फर्जी बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए वेतन निकालने के मामलों की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं। जौनपुर के एक मदरसे में आरोप है कि परिवार के सदस्यों के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर हाजिरी लगाई गई है और उसी आधार पर वेतन जारी किया गया है। सवाल यही है कि क्या ये वाकई तकनीकी टेस्टिंग थी या फिर सिस्टम में गड़बड़ी का एक और उदाहरण। फिलहाल जांच और बयानबाजी के बीच सच्चाई की तस्वीर सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। मुनीर और उसके आतंकी पानी के लिए रो रहे हैं। शहबाज शरीफ दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल भारत ने इस बार रामबन में बने बगलिहार डैम के गेट को बंद कर दिया है, जिसका असर सीधे सीधे पाकिस्तान पर दिखाई देने लगा है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी की कीमत क्या है, ये पाकिस्तान की हुकूमत जानती है, लेकिन भारत दो टूक कह चुका है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ये भारत का आतंकी मुल्क पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज था। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। एक साल पहले पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में नापाक साजिश को अंजाम दिया था। बेकसूर भारतीयों को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा दिया। अब भारत ने रामबन में बने बगलिहार डैम के गेट को भारत की ओर से बंद कर दिया है। डैम चिनाब नदी पर मौजूद है, जिसका पानी आगे पाकिस्तान की ओर बहता है। चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम, सलाल डैम और दुलहस्ती प्रोजेक्ट भारत के लिए अहम परियोजनाएं हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत पानी के बहाव को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है। जरूरत पड़ने पर सीमित समय के लिए जल प्रवाह को कम या धीमा कर सकता है। इसी तरह झेलम नदी पर उरी डैम और किशनगंगा प्रोजेक्ट के जरिए भारत पानी के बहाव के समय को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भारत ने पहलगाम हमले के बाद संधि को स्थगित करने के बाद इन नदियों पर बने डैम का पानी अपने हिसाब से नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अब इन प्रमुख परियोजनाओं पर सवाल उठा रहा है और वैश्विक मंचों पर गुहार लगा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटा रहा है। क्षेत्रीय शांति और मानवीय स्थिति के लिए खतरा बता रहा है। लेकिन शांति और मानवता जैसे शब्द पाकिस्तान के मुंह से अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर वो खुद मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा है। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान भारत को कई पत्र भी लिख चुका है। उसकी अपील है कि भारत को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। लेकिन भारत का कहना है कि ट्रेड और टेरर, पानी और खून, गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती। तो भारत का स्टैंड क्लियर है। पाकिस्तान से बात अब सिर्फ आतंकवाद पर होगी। आतंकियों की आका मुल्ला मुनीर और उसके कंपनी कमांडर हाफिज सईद की करतूत का खामियाजा पूरी पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले मुनीर और उसके दहशतगर्दों को ये पता होना चाहिए कि भारत में हमले की कीमत क्या होती है। अब ये नया भारत है, आतंकवाद के खिलाफ अब नई रणनीति है। अब पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर जितने भी आंसू बहाए या फिर भारत से जितनी मर्जी गुहार लगाए, भारत फैसला ले चुका है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केरनी के साथ अजत वोरा, जी मीडिया, जम्मू। उधर ट्रंप को खुश करने के लिए दौड़ भाग करने वाले मुनीर को चीन पीटने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिका का फेवरेट बनने के चक्कर में मुनीर ने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन इस लड़ाई ने चीन पर बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है।
पाकिस्तान में चीन का अरबों का निवेश फंसा हुआ है और अब चीन की कंपनियों ने भी पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से यारी ड्रैगन को पड़ी भारी। मुनीर ने छेड़ी लड़ाई, चीन की शामत आई। मजदूर दिवस पर मुनीर की दिहाड़ी बंद। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान की दोस्ती इन दिनों चीन को बहुत महंगी पड़ रही है। जिस चीन के चरणों में गिर गिर कर पाकिस्तान ने अपना दाना पानी जुटाया, हथियारों की खेप जुटाई, अब उसी चीन की पीठ पर मुनीर एंड कंपनी ने एक साथ कई छुरे घोंप दिए हैं। पहला, पाकिस्तान ने चीन का दामन छुड़ाकर ट्रंप के पैर पकड़े। दूसरा, अमेरिका को खुश करने के लिए मुनीर ने इजराइल का साथ दिया। तीसरा, मुनीर ने अपने कौम को धोखा देकर गाजा में आर्मी भेजी। चौथा, मुनीर ने ईरान युद्ध में खामोश रहकर मुस्लिम उम्माह के साथ चीन को भी धोखा दिया। और पांचवा बड़ा घाव पाकिस्तान ने चीन को अफगानिस्तान के साथ युद्ध छेड़ कर दिया है। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान से खफा है। जिनपिंग को डर है कि उनका अरबों खरबों डॉलर वाला CPEC प्रोजेक्ट कहीं खंडहर में न बदल जाए। यही वजह है कि चीन कभी मुनीर को बुला बुलाकर खरी खोटी सुना रहा है तो कभी अपने लोगों की सिक्योरिटी की गारंटी मांग रहा है। अब खबर आई है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC प्रोजेक्ट को एक बड़ा झटका लगा है। एक चीनी व्यापारिक कंपनी हानगेंग ने ग्वादर में अपना कामकाज बंद करने की घोषणा कर दी है। हानगेंग ग्रुप ने 1 मई को एक बड़ा बयान जारी करते हुए अपनी इकाई को तत्काल बंद करने की घोषणा की। कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट और बढ़ती लागत को वजह बताते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में अपना कामकाज जारी नहीं रख सकती। चीन को डर सता रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ तालिबान और बलूचों की लड़ाई लंबी खिंचती है तो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट का वर्तमान और भविष्य दोनों डूब जाएंगे। और अब चीन CPEC प्रोजेक्ट को काबुल तक पहुंचाकर अफगानिस्तान को भी तरक्की के सपने बेच रहा है। दरअसल CPEC चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ये लगभग 3000 किलोमीटर लंबी परियोजना है जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। 62 अरब डॉलर से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना में सड़कें, रेलवे और ऊर्जा परियोजना शामिल है जो चीन की हिंद महासागर तक पहुंच और पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की कोशिश का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए चीन का साफ साफ कहना है कि CPEC की ज्यादातर बड़ी परियोजनाएं या तो अधूरी हैं या नाम मात्र को ही चालू है। चीन को बलूचिस्तान में परियोजनाओं की हालत सबसे ज्यादा खटक रही है। चीन ने यहाँ तक भी कह दिया कि ऐसे हालात में CPEC का आर्थिक मतलब ही खत्म हो जाता है। आज की तारीख में ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर एयरपोर्ट और सड़क नेटवर्क सब कुछ अधूरा है। ग्वादर पोर्ट अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं है। ग्वादर को सुकूर से जोड़ने वाला M8 हाईवे अब तक अधूरा है और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न यात्री हैं और न कार्गो। यही वजह है कि चीन बार बार पाकिस्तान को याद दिला रहा है कि CPEC सिर्फ दोस्ती नहीं, कर्ज भी है और साहूकार हमेशा हिसाब मांगता है। ऐसे में CPEC पर चीन की सख्ती सिर्फ चेतावनी नहीं, एक अलार्म है कि पाकिस्तान के लिए अब वक्त खत्म हो रहा है। और अब भी अगर मुनीर ने अमेरिका और चीन वाली 2 नाव की सवारी नहीं रोकी तो पूरे पाकिस्तान को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन भले ही मुनीर और शहबाज से नाराज है, लेकिन ट्रंप की चापलूसी करके जो मुनीर और शहबाज ने चाहा वो दोनों को मिल गया। सऊदी ने पाकिस्तान के कटोरे में डॉलर डाले तो अमेरिका ने F-16 अपग्रेडेशन का इनाम दिया। मुनीर और शहबाज से उनके बॉस ट्रंप इतने खुश हुए कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। अमेरिका ने अपने दोनों पिट्ठू मुनीर और शहबाज शरीफ को इनाम दिया। भले ये दोनों कुरियर बॉय अपने बॉस के काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अव्वल दर्जे की चापलूसी और जी हुजूरी इनके काम आ गई। इन दोनों ने शांति वार्ता के नाम पर जो दलाली की है उसका अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इन्हें इनाम दिया है। भारत का दोस्त होने का दावा करने वाले अमेरिका ने दिया धोखा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करेगा अमेरिका। भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। जी हां,
आतंकी मुल्क पाकिस्तान को अमेरिका ने एक ऐसा इनाम दिया है जिसकी कल्पना मुनीर और शहबाज ने भी नहीं की थी। पाकिस्तान एक बड़े अमेरिका रक्षा सौदा का हिस्सा बन गया है, जिसके तहत पाकिस्तान को अब F-16 लड़ाकू विमान के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट मिलेगा। इस डील का मकसद F-16 फाइटर जेट्स की क्षमता को बनाए रखना है। अमेरिका पाकिस्तान की F-16 ताकत को कमजोर नहीं होने देना चाहता। अमेरिका अगले 10 साल तक पाकिस्तान F-16 बेड़े के अपग्रेड और रख रखाव की व्यवस्था करता रहेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान को $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज मिल चुका है। अब आपको F-16 फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन के मायने समझाते हैं। क्यों ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है? दरअसल इससे पाकिस्तान के F-16 को बहुत दूर से भारतीय विमानों को ट्रैक करने की क्षमता मिलेगी। अब एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकेगा पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना के पास दुश्मनों के रडार को अंधा करने वाले जैमर्स हैं, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। लेकिन अब इन जैमर्स के खिलाफ F-16 के नए रडार की क्षमता बढ़ जाएगी।